का फर्स्ट रेड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आज थोड़े से ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, थोड़ा सा एसएक्स निफ्टी भी बाजार का तेजी की तरफ साथ दे रहा है। मेरी गुड मॉर्निंग। और आई थिंक जिस नोट पर मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा, आई थिंक आलोक इंडस्ट्रीज, मिस्टर माल्या, उसके बाद जेपी, और अब आप देखिए एसबीआई का जो कंसोर्शियम है वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के कर्ज की जांच करेगा। आई थिंक अब एटलीस्ट लुकआउट हर कंपनी का जो है वो जारी है। जी हाँ, बिल्कुल लुकआउट तो जारी है। और आप देखिए कि इसी हफ्ते इनफैक्ट जो लेंडर्स का कंसोर्शियम है वो ये फैसला भी कर लेगा कि आलोक के साथ डील किस तरह से किया जाए। लेकिन ये नहीं है कि ये सिर्फ आखिरी कड़ी है इस श्रृंखला में, और बहुत से नाम आगे पहले भी थे, अभी भी बहुत आएंगे। पहले भी, अभी भी। इनफैक्ट आज से हमारी खास सीरीज भी इस पर शुरू हो रही है, जिसमें हम अलग अलग कंपनीज जो कि एनपीए के कर्ज में डूबी, एनपीए में है और बैंक्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उस पर आज से हमारी खास सीरीज भी शुरू हो रही है। लेकिन एक बार देख लेते हैं जिस तरह के संकेत हैं आज, इंडिकेटिव टिक्स क्या संकेत लेकर आए हैं। बिकॉज आज एशियन क्यूज अच्छे हैं और इंडियन मार्केट्स के लिए भी एटलीस्ट एसजीएक्स निफ्टी से जो रुझान था वो ज़रूर पॉजिटिविटी का था। रुपए की ओपनिंग हो चुकी है इस बीच और रुपया खुला है 66.52 पर। तो 66.52 पर ये खुला है, मामूली, बहुत मामूली मूवमेंट के साथ। लेकिन हाँ, ये हफ्ता अहम इसलिए होगा क्योंकि एक तो जो एफआईआईज हैं उनका रुख देखना होगा, किस तरह से वो इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, जो 2-3 बेलवेदर नंबर्स हैं, HUL या फिर एशियन पेंट्स, इस तरह के जो नतीजे आने वाले हैं उस पर नजर रखनी होगी कि ये किस तरह का संकेत भारत के लिए लेकर आते हैं, इंडियन मार्केट्स के लिए, और साथ ही IIP और CPI के नंबर्स। बिल्कुल। इस बीच अगर आप देखिए जो फॉरेक्स मार्केट में बिल्कुल स्थिरता है, कोई बहुत बड़ा उठक पटक नहीं है। लेकिन अब उस बात पे ध्यान देते हैं कि नंबर्स के बाद जो नंबर्स आए, वॉकहार्ट के, टाइटन के, इनके बाद जो फ्रेश हाउस व्यूज हैं वो क्या इन स्टॉक्स पर, इन कंपनियों पर। अंचल हमारे साथ हैं। अंचल, बताइए। शुक्रिया वीरेंद्र। पहली रिपोर्ट तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे इस बारी बेसिकली रिलायंस जियो का जो लॉन्च है वो करीब आ रहा है और उसी को देखते हुए इस बार CLSA ने खरीदारी की सलाह दे रहे हैं रिलायंस पे। टारगेट को भी ट्वीक किया है, टारगेट थोड़ा सा बढ़ाया है, 1275 से बढ़ाकर अब 1350 किया। और उनका मानना है कि जो जियो का लॉन्च है वो सितंबर से अक्टूबर 2016 के बीच में होता हुआ दिखेगा और ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है कंपनी के लिए और पूरे सेक्टर के लिए भी। तो काफ़ी देर से और काफ़ी समय से इस पर नज़र बनी हुई है। साथ ही डॉयचे बैंक ने सीमेंस के ऊपर नतीजों के बाद अपनी रिपोर्ट जारी की है, होल्ड की सलाह दे रहे हैं, लक्ष्य दिए 1090 का। उनका मानना है जो सुस्ती रही है कंपनी की ग्रोथ में वो कहीं ना कहीं अगले 1 से 2 सालों में आप पिकअप करती हुई दिखेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म पे शेयर पे एज सच कोई बड़ी मूवमेंट की उम्मीद नहीं है। वहीं सिटी ग्रुप ने ग्रासिम के नतीजों के बाद खरीदारी की सलाह दी है, टारगेट दे रहे हैं 5450 का, 5450 का। नतीजों में प्रेशर डेफिनेटली देखने को मिला था, लेकिन गोइंग अहेड अगर सीमेंट प्राइसेस रिवाइज होते हैं, जैसे कि काफ़ी समय से बातचीत चल रही है, साउथ में ऑलरेडी एक प्रोसेस शुरू हो गया, नॉर्थ इंडिया में भी बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है, वो फायदेमंद होगा कंपनी के लिए आने वाले दिनों में। कोल इंडिया के ऊपर HSBC ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, लक्ष्य को घटाया है, 463 से घटा के 350 किया है। और एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट दिया है, उनका मानना है कि अगले 3 सालों में जो डिविडेंड पे आउट है कंपनी का, क्योंकि एक हैवी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, वो डिविडेंड पे आउट कहीं ना कहीं 20% घटता हुआ दिखेगा। यानी जो निवेशक मात्र डिविडेंड के तौर पे कोल इंडिया में इंटरेस्टेड थे, उनके लिए रिपोर्ट स्पेशली इंटरेस्टिंग है क्योंकि आगे चल के डिविडेंड पे आउट रिड्यूस होता हुआ दिखेगा। वहीं टाइटन के ऊपर नतीजों के बाद बिकवाली की सलाह दे रहे हैं CLSA। उनका मानना है कि कंपनी के नतीजे जो थे बेहद खराब थे और इसीलिए बिकवाली करके चलिए, लक्ष्य रहेगा 295 का और FY 17 से 18 के बीच में जो EPS अनुमान है वो भी करीब 4% गिर सकता है। तो कहीं ना कहीं वीक नंबर्स आगे चल के वीकनेस जारी रह सकती है, ऐसा CLSA मानता है। और लास्टली मैक्वेरी ने वॉकहार्ट के ऊपर रिपोर्ट जारी किया, आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है लेकिन टारगेट को घटा के 1350 किया। Q4 नतीजे अनुमान से खराब थे और कहीं ना कहीं वही कारण है कि जो टारगेट प्राइस है उसे रिड्यूस किया, लेकिन अभी भी एक अच्छा परफॉर्मर रह सकता है वॉकहार्ट आगे चल के, तो इसीलिए नजर बना के चलिए टाइटन, वॉकहार्ट सब पे, और इनफैक्ट रिलायंस जियो और उसकी समय अवधि जो डिफरेंशियल था लॉन्च होने से पहले का, वो कम होता जा रहा है और आई थिंक वो ब्रोकेज के अंदर एक हलचल क्रिएट कर रहा है। बड़ा इवेंट है, याद रखिएगा, रिलायंस के लिए इटसेल्फ और साथ ही साथ पूरे टेलीकॉम स्पेस के लिए। गौरांग, आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा, इनफैक्ट आपका, माफ कीजिएगा गौरांग, आपसे एक प्रश्न ये पूछूंगा कि रिलायंस पे 975 पे और साथ ही साथ पूरे के पूरे टेलीकॉम स्पेस पे अभी आपका आउटलुक क्या है इस बात को देखते हुए कि जियो का जो लॉन्च है वो अब नज़दीक धीरे धीरे आ रहा है? तो रिलायंस पर खरीदारी की राय है, 1130-1150 का लक्ष्य निर्धारित किया है। रिलायंस जियो का अगर लॉन्च हो भी जाता है सितंबर-अक्टूबर 2016 में वीरेंद्र, तो उसका कंट्रीब्यूशन आने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। अगर मैं स्टैंड अलोन जो नतीजे अब तक आए और पिछले 3 या 4 तिमाही तक गौर करूं,
तो नतीजे सुधरते हुए नजर आए हैं। तो इस वजह से खरीदारी की राय, रिलायंस जियो जब लॉन्च होगा और योगदान जब आना शुरू होगा तब जा करके उस नए बिजनेस वर्टिकल की हम बात करेंगे। बाकी अन्य टेलीकॉम स्ट्रोक सेल्युलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज पर हमारी राय भारती एयरटेल और आइडिया सेल्युलर पर बरकरार है। हालांकि ये भी कहना चाहूँगा कि हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, मार्जिन यहाँ पर बहुत कम है और इनोवेशन और सब्सक्राइबर बेस, वॉइस, ब्रॉडबैंड एंड डेटा बढ़ाने पर ही आप अपना कामकाज आगे लेके जा सकते हैं। और एक कंसोलिडेशन का दौर ऑलरेडी हमने होता हुआ देखा है पूरे टेलीकॉम सेक्टर पर, तो ये चीज़ ध्यान में रखें और समय थोड़ा लंबा रखें। बिल्कुल। चलिए, इस बीच कुछ एक स्टॉक्स जहां पर नंबर्स आए हैं ओवर द वीकेंड, वहां पर रुझान किस तरह का देखने को मिल रहा है ये देख लेते हैं। एक तो वोकहार्ट, नंबर्स इसने जिस तरह के दिए हैं उसके बाद काउंटर कुछ हद तक देखिए करीब 9% नीचे वोकहार्ट इस समय है। साथ ही टाइटन यहाँ पर करीब 5.5 से 6% का मूव, 6% इनफैक्ट नीचे की तरफ ये इस समय देखने को मिल रहा है। और साथ ही नज़र डालेंगे रिलायंस कैपिटल और सीमेंस पर। इन सारे स्टॉक्स पर बात करते हैं। जय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं आज सुबह हमने फास्ट मनी में क्या कॉल्स दी थी। मैंने 10 में से 9 शेयर खरीदारी के बताए हैं। टीवी गेट के साथ मैंने शुरुआत की। अक्षय तृतीया आज है, कहीं ना कहीं तमाम शेयर इसमें बहुत तेजी देखने को मिली थी। आज तेजी देखने को मिल सकती है। 71 रुपये का लक्ष्य रखना होगा आपको। अंबुजा सीमेंट और पीआई इंडस्ट्रीज में आज के ट्रेड में खरीदारी कीजिए। अंबुजा सीमेंट में 224 का और पीआई इंडस्ट्रीज में आपको 635 रुपये का लक्ष्य रखना होगा। लेकिन बतौर ईपीएस आज के लिए मैंने ताज जीबी के उतारा है। इसी हफ्ते नतीजे आने वाले हैं, नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इसी तिमाही में कंपनी ने एक अपना नया होटल एडिशन किया है। इसका रिस्पॉन्स काफ़ी शानदार देखने को मिला है। 88 रुपये का आपको लक्ष्य रखना होगा। डीआईज लगातार इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। वेदांता में एक पुलबैक रैली, 107 रुपये का लक्ष्य रखना होगा। 101 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लगाना है। शुगर स्टॉक्स पे मुझे लगता है कि तेजी जारी रह सकती है। शक्ति शुगर आज के लिए मेरी तरफ से पसंदीदा शेयर होगा। 37 रुपये 25 पैसे के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। अल्कोहल स्टॉक्स में जीएम बेवरेज में देखिए पिछले 3-4 दिनों की गिरावट के बाद एक पुलबैक आया है। ये पुलबैक कितना स्ट्रॉन्ग है कहना मुश्किल, लेकिन संकेत अच्छे देखने को मिलने बाजार से, तो कहीं ना कहीं थोड़ी खरीदारी देखने को मिल सकती है। 730 रुपये का लक्ष्य रखना है। पीएफसी में लेकिन दबाव देखने को मिल सकता है। आपको इसमें 163 रुपये के लक्ष्य के साथ बिकवाली करनी है। गीतांजलि जेम्स आज के लिए 36 रुपये का लक्ष्य रखिए। और आंदा शुगर को मैंने बतौर सुपरहिट शेयर उतारा है। 145 रुपये का लक्ष्य रखना होगा। मजबूती देखने को मिल सकती है। टीसी ज्वेलर पहला स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में आज 342 का टारगेट लेके चले। हिंडाल्को 95.5 तक एक बाउंस बैक शो कर सकता है। मेटल माइनिंग स्टॉक्स मेरे हिसाब से इस हफ्ते चढ़ने चाहिए। अशोक लेलैंड 107.5 का टारगेट रहेगा आज के लिए। बतौर ईपीएस शेयर मैंने श्री इंफ्रा इसलिए चुना है क्योंकि डीआईपीपी ने एआरसीज में ऑटोमेटिक रूट के जरिए हटाया है। श्री इंफ्रा 62 का टारगेट। टाटा मोटर्स स्ट्रॉन्ग यूके जेएलआर बिक्री के चलते 406 तक पहुंच सकते हैं। 397 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। हिकाल और बीएचईएल ये 2 स्टॉक्स अपने रडार पर रखें। हिकाल में पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स का यहां पर एक ट्रिगर है। केईसी इंटरनेशनल और एक्सिस बैंक दोनों ही स्टॉक्स पे खरीदारी की राय दी गई है। और बतौर सुपरहिट शेयर मैंने चुना है जेके पेपर। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं। 55 का टारगेट लेके चलें। 50.5 का एक स्टॉप लॉस। ये फास्ट मनी की 20 कॉल्स और आई थिंक मैं आज एक सेक्टर का जिक्र करना या फिर उसे डिस्कशन में अब तक शामिल करना भूल गया, स्किप कर दिया, तो वो था कैपिटल गुड्स। बीएचएल की प्राइस परफॉर्मेंस देखिए आप बीते हफ्ते की और एक एलएनटी की 1264 पर बीते एक हफ्ते का बाजार का रिट्रेसमेंट गिरावट इन दोनों ही स्टॉक्स पर शायद ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा और स्पेशली एलएनटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अभिजीत 1264 पर आपका आउटलुक एलएनटी पर और बीएचएल पर टेक्निकल सेटअप इन दोनों के कैसे लग रहे हैं आपको? Well, Viren, I'll go ahead with L&T because L&T का जो structure है it's shaping up fairly interesting to keep a watch for. Stock एक range में है and range breakout अगर आता है over that level of 1290 1300 then further upsides open up हो जाते हैं. But only caveat to this structure for L&T is the fact that इसके जो वीकली चार्ट्स है इट हैज़ गिवन अ प्रीटी गुड बाउंस बैक क्लोज टू द 1000 लेवल के आसपास आया था एंड नाउ इट्स क्लोज टू द 1260. इसका जो ऊपर का रेजिस्टेंस है द नेक्स्ट लेवल टू वॉच फॉर विल बी क्लोज टू द 1330. सो जो अगर ब्रेकआउट आता है देयर इज नॉट मच अपसाइड्स एंड प्रोबेबली इट विल फेस सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस. But it is definitely worth a trade from a risk reward point of view because अगर 1330 के ऊपर निकल जाता है then इसके जो intermediate charts है they start to improve a lot. So L&T definitely is a relatively better bet between these two stocks. बिल्कुल. गौरांग, वोकहार्ट और साथ ही टाइटन नंबर्स के बाद इन दोनों पर क्या सलाह होगी आपकी? जो इंडिकेटिव टिक्स आए थे उसमें काफ़ी प्रेशर के साथ हुई थी शुरुआत, बट अब रिकवरी है थोड़ी बहुत, स्पेशली वोकहार्ट पर.
माहौल काफ़ी मायूस भरा है मिहिर। सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस प्रकार से चिकलथाने और वालूज के जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वोकहार्ट के, उस पर नकारात्मक परिस्थिति अभी बनी हुई है और बड़े तौर पर योगदान जब ओवरसीज मार्केट है वोकहार्ट का, वो ये दोनों प्लांट से आता था। तो उछाल पर बेचने की राय होगी वोकहार्ट पर, और इसी तरह टाइटन पर भी हमने कवायद की है कि उछाल पर बेचे, क्योंकि जो दबाव दिख रहा है और आने वाले समय में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को लेकर के भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद आपको नहीं रखनी चाहिए। बेटर सेक्टर्स और स्टॉक्स है रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में या फिर दूसरे सेक्टर्स में जहां पर आप BFD के नज़रिए से निवेश कर सकते हैं। जी, इस बीच अगर आप देखें इंडिकेटिव एक्शन में बाजार क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। निफ्टी में कुछ स्टॉक्स जो कि इस वक्त अच्छा मूव लेके कारोबार कर रहे हैं। इस क्रम में अगर आप देखें परसेंटेज टर्म में सबसे ऊपर जो स्टॉक है वो है हिंडाल्को। तो मेटल्स अगर आप देखें लगभग अपनी अच्छी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। 1.25% ऊपर हिंडाल्को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरे पायदान पे 186.50 पे। टाटा मोटर्स DVR इसमें भी तेजी है, लगभग 290 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी मेरे जो लास्ट हफ्ते के लास्ट सेशन में शुक्रवार को इस बाजार को बचा के ले गया वो था बैंकिंग, और बैंकिंग एक बार फिर से आज कहीं ना कहीं नैया पार कराएगा। तो याद रखिए, जैसे कि हमारी इनिशियल कमेंट्री भी थी, 16,520 सबसे क्रिटिकल लेवल रहेगा। अब तक तो बाजार के हक में ये करी जा रही है, याद रखिएगा बैंकिंग। फिर मैं थोड़ा सा देखता हूँ वो स्टॉक्स जो कि प्रेशर में है इस वक्त, जो थोड़ा सा प्रेशर है वो सिर्फ एक स्टॉक है, और वो देखिए स्टॉक बहुत बड़ा स्टॉक है लेकिन वेटेज उसके इंडेक्स से बहुत नहीं है। याद रखिएगा डॉक्टर रेड्डीज 0.5% नीचे 2851, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज के साथ सबसे बड़ा रिस्क है एक शार्प ब्रेकडाउन का। अभिजीत 2851 पर 15 रुपए नीचे, अब ये 2016 के फर्स्ट वीक के लोज को टेस्ट करने जा रहा है। आई थिंक वो थे 2750, 2780, 2760। क्या लगता है वो ब्रेकडाउन आएगा? Well, Viren, ये जो recent sell-off था close to 3150, straight away down to the current price, this has been very sharp. तो मुझे नहीं लगता है कि that it has the selling impetus enough कि 2800 breach करके और नीचे जाए from a very short term point of view. The medium term charts, the long term charts are weak. There is no doubt about it. So 2800 का breakdown आने का chance high है, but in the immediate future, whether it will come and extend further down towards 2500, my sense is it will not going to happen. In fact, what my sense is close to 2750, 2800, जहाँ से last time couple of times इसने bounce back दिया है, that's where it will probably try to stabilize. Because अगर आप last 6 से 7 दिन का trading देखो of Dr. Reddy, it has come up from 3100 all the way down to the current level sharply. So it will try to stabilize there. बट कीपिंग इन माइंड कि जो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड दोनों ही वीक है, ब्रेकडाउन ऑफ 2800 इज वेरी एविडेंट एंड वी माइट सी फर्दर डाउनसाइड फ्रॉम दिस स्टॉक। इस बीच आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ आज के दिलचस्प काउंटर। आप देखिए ग्लोबल ऑफशोर को 3.5% नीचे कारोबार कर रहा है, 6 रुपये गिरावट यहाँ पर है, 170 का स्तर यहाँ पे। उसके बाद हिंडाल्को में बात कर चुका हूँ। HCC को देखिए 1% ऊपर ये है। IB रियल करीब 2% नीचे कारोबार कर रहा है 77-80 के स्तर पे। उसके बाद अगर आप देखें इंडो काउंट को देखिए 28 रुपये ऊपर, करीब 3% की तेजी यहाँ पर है। आइनॉक्स पेंट करीब 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। KEC इंटरनेशनल को देखिए 3% ऊपर 130 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। और एक MRPL को देखिए 70 के स्तर पे, ये लगभग 3.5% की तेजी लेकर अच्छी यहाँ पर अगर आप देखें तेजी बनी हुई है। और कुछ स्टॉक्स जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं, इसमें PC ज्वेलर्स देखिए, अक्षय तृतीया का आज दिन है तो जेम्स एंड ज्वेलरी पर नजर रख के ही चलनी है। और इस वक्त PC ज्वेलर्स जो हमारा आज का पैनल है उसने एटलीस्ट मैंडेट दिया है कि अगर आपको इसमें से कोई स्टॉक लेना है तो वो शायद एक यही होगा, PC ज्वेलर्स। मिहिर जी हाँ बिल्कुल। चलिए अब देख लेते हैं कि आज जो हैवी मूवर्स हैं, जहाँ पर अच्छे संकेत इंडिकेटिव ट्रिक्स में देखने को मिल रहे हैं, उन स्टॉक्स को देख लेते हैं। आज हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, वहाँ पर रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है और वो रिफ्लेक्ट कर भी रहा है। जैसे SBI है करीब 1% ऊपर, इसके अलावा हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एशर मोटर्स, गेल, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहाँ पर अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। टाटा मोटर्स पर आपकी क्या राय है अभिजीत? Well, Mir, morning. Tata Motors have actually outperformed the market fairly well in the few months, and I sense that the outperformance is likely to stay. जो previous sharp sell-off देखने को मिला था, it has managed to recover, retrace quite a bit of it.
it may slow down a bit. The rate at which it was recovering the grounds, I think this rate will slow down a bit, but definitely a stock to keep a watch for. चलिए इस बीच एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगर आप देखें सीमेंस को देखती जाइए, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि टेक्निकल सेटअप जो है वो एलएनटी का बहुत अच्छा है, बीएचएल पर गिरावट का बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ रहा और सीमेंस आपकी स्क्रीन पर करीब 22 रुपये ऊपर है। तो अगर आप मिड कैप में भी जाएं कैपिटल गुड्स में तो वहाँ पर अच्छी तेज़ी बनी हुई है, तो ये एक सेक्टर है जिस पर आप नजर रख के चलिएगा। बाकी देखिए आज जेम्स एंड ज्वेलरी अक्षय तृतीया का मौका होने के चलते और साथ ही साथ बैंकिंग, ये बाजार का डाउनसाइड कैप्ट शुक्रवार को करके गया था सीमितदारी की गिरावट के चलते, और आज स्ट्रेंथ क्या ये दे सकता है बाजार को, लेट्स सी। निफ्टी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आपके स्क्रीन पर करीब 22 अंकों पर इंडिकेटिव एक्शन में है, करीब 7755 का स्तर यहाँ पर है। अभी आई थिंक ओपनिंग टिक्स आए नहीं है अभी भी अगर आप देखें तो। इस बीच जी हाँ, अब करीब 41 अंकों पर 7774 के स्तर पर निफ्टी खुला है, लगभग आधा % की मजबूती के साथ, और सेंसेक्स लगभग 2.5% ऊपर, लगभग 25,384 के स्तर पे। आईटीसी इस वक्त करीब 324 के स्तर पे 6 रुपये ऊपर खुला है। हिंडाल्को ने तेजी दिखाई लगभग 1.5 रुपये की 9330 पे। टाटा स्टील उसके बाद 33 से 35 पे और एचडीएफसी लगभग 14 रुपये ऊपर। टाटा स्टील लगभग 4 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पर मेटल्स ने एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अपनी फील कराई है आज एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के साथ, लेकिन अभी भी याद रखिएगा 7810 के लेवल से हम बहुत डिफरेंशियल्स के साथ खड़े हैं, बहुत लंबी दूरी यहाँ बनी हुई है। बीपीसीएल, डॉक्टर एडीज दोनों स्टॉक्स बैकफुट पे, स्पेशल डॉक्टर एडीज जो कि क्रिटिकल ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। आइडिया सबसे वीक स्ट्रक्चर, लगभग फ्लैट है इस वक्त, एचयूएल बैकफुट पे है, नतीजे आने से पहले अगर आप देखें थोड़ी सी घबराहट यहाँ पर, और टीसीएस करीब 3 रुपये नीचे लेकिन बिल्कुल फ्लैट कारोबार करता हुआ। उसके बाद बैंकिंग गेनर्स को आप देखिए, बैंकिंग देखिए एक मजबूत कड़ी है इस बाजार की, कर्नाटका बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, लेकिन सीमित दायरे का इजाफा यहाँ पर मिड कैप बैंकिंग में। लार्ज कैप बैंकिंग में पीएनबी लगभग 1.5% ऊपर, सिंडिकेट बैंक लगभग 1.5% ऊपर, और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग 1% ऊपर कारोबार कर रहा है, और कैनरा बैंक लगभग 2 रुपये की मजबूती के साथ। तो बैंकिंग इस वक्त बाजार के डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट करता हुआ। नतीजों का असर देखिए ग्रासिम पे अच्छा हुआ है, लेकिन वॉकहार्ट लगभग अब 920 के स्तर पे 2% नीचे, सिमंस लगभग फ्लैट है, आर कैप बिल्कुल फ्लैट कारोबार करता हुआ और 1% ऊपर, माफ कीजिएगा, और टाइटन यहाँ पर लगभग 1.5% की गिरावट। और आज अक्षय तृतीया, जेम्स एंड ज्वेलरी आपके स्क्रीन पर में है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए इस बीच देख लेते हैं जो लूजर्स हैं मिड कैप के, इसमें वोकहार्ट छलावत है। यहाँ पर जो इंडिकेटिव टिक्स के संकेत थे वो बस करीब 0.2% नीचे ये काउंटर इस समय जस्ट डायल नेगेटिव खुला था, लेकिन अब हरे निशान में लौटते हुए और कुछ काउंटर्स जहाँ पर सेलिंग प्रेशर इस समय देखने को मिल रहा है उन स्टॉक्स को अगर देखें मिड कैप में, क्योंकि मिड कैप थोड़ा सा ट्रेल करते हुए, तो इसमें सन फार्मा एडवांस है, साथ ही सीमेंस है जो कि लाल निशान में है नंबर्स के बाद, और साथ ही वक्रांगी है और एक काउंटर है जहाँ पर इस समय रुझान थोड़ा सा कमजोरी का। पर ओवरऑल अगर देखें तो निफ्टी मिड कैप 100 जो है वो करीब 0.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए, और निफ्टी में भी संकेत अच्छा है, ये भी करीब 0.5% ऊपर इस समय 7774 के आसपास ट्रेड करते हुए। आईटीसी, हिंडाल्को, एनटीपीसी, टाटा स्टील, एचडीएफसी, बॉश, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है। एसीसी और बजाज ऑटो करीब 1% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। क्या कहेंगे अभिजीत आज की ओपनिंग पर आप? Well, Mihir, the opening is more or less in lines with anticipation what we had. The important thing to see is whether we manage to take out 7800 above that and sustain or not. In that case, probably the possibility of further upsides open up. For the day, it seems like we are stuck between the two-day highs, which is close to that 7780 on the upside and down to 7680, 7680, 7670 supports on the downsides. This is the two-day high-low range within which the market is trading. A little bit impetus is there probably for a breach of 7800 on the upside. जी अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी काउंटर्स और इंडेक्सेस पर भी राय रखी आपने। कि इस बीच आइए बाजार की समरी को समझने की कोशिश करते हैं शुरुआती टिक्स में, और शुरुआती अगर आप देखें एक्शन हो क्या रहा है। कैपिटल गुड्स ये इस वक्त बाजार की थीम बन के उभरा है आज की शुरुआती कम से कम 15 मिनट की। उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी, ये भी फ्लेवर है, और दिग्गजों के मुकाबले अगर आप देखें तो स्मॉल कैप, मिड कैप ये थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपको अपनी थीम सेलेक्ट करनी है तो प्लीज़ इनके मुताबिक आप रखिएगा। आईटीसी में अच्छी खरीदारी बन रही है, और देखिए 310, 315, 320 के आसपास ये हमेशा अपनी तरफ वॉल्यूम अट्रैक्ट करता है। रियल्टी शेयरों में बढ़त है, और साथ ही साथ देखिए रियल्टी शेयरों में खबर भी थी कि जो पीई इन्वेस्टमेंट है, याद रखिएगा इस साल के Q1 में कैलेंडर वर्ष में लगभग 40% अप रहा है, और बैंकिंग शेयरों में जो बढ़त है वो जारी है। निफ्टी करीब 7778 पे कारोबार कर रहा है। ब्रजेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए। ब्रजेश, मॉर्निंग। ब्रजेश, आपका आउटलुक आज के लिए, और निफ्टी करीब 7780 पर 47 अंकों पर, आप लॉन्ग करेंगे निफ्टी या फिर आप प्रीफर करेंगे निफ्टी बैंक?
इस बीच चलिए और कुछ एक स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। एक तो अपर गैंजेस शुगर पिछले हफ्ते का मूव इस हफ्ते भी यहां पर कंटिन्यू करते हुए तो रुझान अच्छा देखने को मिला है। और एक काउंटर है वर्धमान पॉली, यहां पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। ये भी इस समय अच्छा मूव देते हुए काकटिया सीमेंट्स और एक काउंटर है जहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। ये करीब 8% ऊपर है। जेके पेपर और एक काउंटर है जहाँ पर करीब 4% का मूव इस समय देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर रुझान काफ़ी अच्छा है। रिजल्ट्स के बाद एपटेक इस बीच करीब 6% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। ब्रिजेश सिंह हमारे साथ अब जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। ब्रिजेश, आज के जो हैवी मूवर्स हैं उसमें ये कुछ काउंटर्स हैं, जैसे अपर गैंजेस शुगर पर हमने देखा अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। स्टोर वन रिटेल है जो कि अच्छा मूव दे रहा है। वर्धमान पॉली, काकटिया सीमेंट्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जिन पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। इसमें कुछ ट्रेड करना चाहिए क्या? गुड मॉर्निंग मिहिर जी। अपर गैंग को हम कंसीडर कर सकते हैं टिल द स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग अबव 140 145 ऑड लेवल। इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ गोइंग ऑल द वे टू 175 टू 180 ऑड लेवल वेयर द सप्लाई माइट कम, क्योंकि वो एक मीडियम टर्म रेजिस्टेंस जोन की तरह प्ले करेगा। अगर उसको सस्टेन करके लेवल को उसके ऊपर से जाके सस्टेन करता है देन प्रोबेबली द नेक्स्ट लेवल टू वॉच वुड बी 220 टू 225। बट आई थिंक वो एक मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म होराइजन की वैल्यूएशन है। बट राइट नाउ हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी ने नीचे के भाव से लिया हुआ है 110 120 के आसपास में अगर किसी ने लिया है तो 145 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया, 175 180 के आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ब्रिजेश, एक दो चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। आईटीसी आज 322 के स्तर पे लगभग 1.5% ऊपर स्ट्रेंथ शो कर रहा है। एक दो स्टॉक रखता हूँ, उसके बाद बात करते हैं उसमें। टाटा स्टील लगभग 334 पर, ये भी मजबूत दिखा रहा है। और एक टाटा मोटर्स जहाँ पर JLR बिक्री का आंकड़े का इम्पैक्ट है 290 पे कारोबार कर रहा है। और एक टाटा मोटर्स DPR इंडेक्स में शुमार इन 4-5 काउंटर्स को प्रेफर करेंगे या फिर आपने कोई थीम पहले से अडॉप्ट कर रखी है कि नहीं मैं बैंक्स को ट्रेड करूंगा, SBI HDFC बैंक पे दाव लगाऊंगा, या L&T ज़्यादा अच्छा लग रहा है, BHL अच्छा लग रहा है आपको? आप क्या पिक करेंगे इंडेक्स में इस वक्त, इस ट्रेडिंग वीक के लिए, आज के सेशन के लिए? देखिए ITC को हम रादर देन बाइंग आई विल गो फॉर अ शॉर्ट टिल इट इज नॉट बीन ट्रेडिंग ऑफ 335 ऑड लेवल। कोई भी राइज अगर आता है तो मेरी राय तो यही रहेगी, क्योंकि शॉर्टर टर्म टू मीडियम टर्म अभी भी डाउनवर्ड चैनल स्लोप में ही वो ट्रेड कर रहा है। इवन अगर हम उसका लॉन्गर टर्म चार्ट देखें, मंथली चार्ट देखें, तो इट्स बीन ट्रेडिंग इन अ लोअर हाई फॉर्मेशन, सो दैट इंडिकेट्स दैट कि स्टिल इट हैज एक बार 300 के नीचे ब्रेक करके उसको सस्टेन करना चाहिए। तो एवरी राइज शुड बी यूज फॉर अ सेल रादर देन बाइंग। 335 वुड बी अ लेवल फॉर अ स्टॉप लॉस। रही बात टाटा मोटर की, वो एक डेफिनेटली एक अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा हूँ। वीकली चार्ट इज बीन ट्रेडिंग ऑन अ लोअर हाई फॉर्मेशन। और एक बैंक था एक 400 405 के आसपास में, उसके ऊपर वो सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो कोई भी डिप अगर आता है 400 के आसपास में भी आता है तो बाई करने की सलाह रहेगी विद कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 385। द फर्स्ट लेवल टू वॉच वुड बी 425 टू 430 ऑड लेवल, तो इसमें बाई करने की सलाह रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, इस बीच मूव इंटरेस्टिंग है। निफ्टी 47 पॉइंट ऊपर 7781 के आसपास इस समय ट्रेड करते हुए। ITC होल्ड कर रहा है करीब 1.5% ऊपर, और साथ ही अदानी पोर्ट और एक काउंटर है जो कि आज करीब 0.25% ऊपर है। गौरांग, नंबर्स के बाद हमने जो प्रेशर अदानी पोर्ट या फिर एंटरप्राइज इन स्टॉक्स पर देखा था, आर वी डन विद दैट? वेल, लुक्स डिफिकल्ट मिहिर, क्योंकि नतीजे जो आए वो काफ़ी नकारात्मक थे, और जब तक नतीजों में आपको सुधार का पहलू नहीं दिखता है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि आपको एक सस्टेनेबल ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिलेंगे। लेने बेचने की या फिर होल्ड करने की तो मैं अडानी ग्रुप में कवायद नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है। लेकिन हाँ, नतीजे काफ़ी नकारात्मक थे, और नतीजों के पश्चात हमने सभी अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं वहां पर नीचे के तरफ के दायरे देखे थे। इस बीच चलिए एक नजर डालते हैं IT स्टॉक्स पर। IT के जो की स्टॉक्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। कॉग्निजेंट ने जिस तरह से गाइडेंस को रिवाइज किया है, ये अपने बिकॉज ये आउट परफॉर्म करते रहा है, जो लिस्टेड पीयर्स हैं उन्हें आउट परफॉर्म करते रहा है। अगर वो रिवाइज कर देता है गाइडेंस को तो ये पूरी IT इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा संकेत नहीं बनता है, और ये आज रिफ्लेक्ट हो भी रहा है। कुछ एक स्टॉक्स को अगर आप देखें तो अपसाइड काफ़ी कैप्ड है ऑन अ डे, जब आपका निफ्टी करीब 0.5% ऊपर है। इनकी तरफ से पार्टिसिपेशन बिल्कुल नील के बराबर है, या फिर इनफैक्ट कुछ एक स्टॉक्स हैं जो ऑन द कॉन्ट्ररी नेगेटिवली भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें। आपको सबसे वीक, ब्रिजेश, IT स्पेस में कौन सा स्ट्रक्चर लग रहा है?
देखिए आईटी में आई वुड बी बेरिश ऑन एचसीएल टेक एज सून एज द रिजल्ट वाज बीन डिक्लेयर्ड एंड उसके बाद में जो 800 के ऊपर से जो इसकी बिकवाली देखने को मिली वो अभी भी स्टिल इट्स बीन ट्रेडिंग इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड ओनली एंड इट्स बीन मेकिंग अ न्यू 50 वीक लो। तो कोई अगर उछाल आता है लगभग 735 740 के आसपास में अगर मिलता है तो एक बार सेल करने की सलाह रहेगी विद कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 765। आई एम लुकिंग अ डाउनसाइड समवेयर ऑन 685 ऑन 5 to 7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। इवन अगर हम इन्फोसिस की भी बात करते हैं तो इन्फोसिस में नीचे में एक माइल्ड सपोर्ट था 1185 1190 के आसपास में, अपसाइड में इट हैज अ स्टिफ रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड 1250। तो कोई अगर उछाल आता है 1220 1210 के आसपास में आता है तो 1250 का स्टॉप लॉस लेके सेल करने की सलाह रहेगी। और इस समय लगता है कि 1215 का जो माइल्ड सपोर्ट था वो एक बार ब्रेक करके इट कैन गो डाउन ऑल द वे टू 1140 के आसपास। तो ये दो काउंटर हैं जो सेल करने की सलाह रहे हैं। बिल्कुल। इस बीच वोकहार्ट फिसला है नंबर्स के बाद, अब ये करीब 2.25% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। सन फार्मा एडवांस 1% नीचे है और सीमेंस भी करीब 0.5% नीचे। ये सारे जो ओवर द वीकेंड नंबर्स आए थे उसके बाद के काउंटर्स हैं। और कुछ काउंटर्स मिड कैप के जहां पर सेलिंग प्रेशर है, इसमें इंडियन होटल्स है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है और गुजरात पीपावाव है जो कि नुकसान में इस समय है। इंडियन होटल्स आपको कैसा लग रहा है गौरांग? वेल सिलेक्टिव बहुत ही रहना ज़रूरी होगा इस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। कुछ दिक्कतों को लेकर के अभी भी नतीजे जो आने वाले समय में आएंगे वहाँ पर एक सस्टेनेबल सुधार आपको नहीं देखने मिलेगा। ऑक्यूपेंसी रेट, रियलाइजेशन पर रूम यानी कि टैरिफ्स और ऑफ कोर्स जिस तरीके से एक कंपटीशन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, क्योंकि आजकल अगर आप देखने जाते हैं तो बहुत ही ऊपर की तरफ का कंपटीशन देखने मिलता है। तो अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश करते हैं तो एक तो आप ये ध्यान में रखें कि जो कंपनी में आप निवेश करते हैं वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर है, किस तरीके की रियलाइजेशन है रूम की और ऑक्यूपेंसी रेट क्या है। अनफॉर्चुनेटली इन सब को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसी कोई कंपनी हाल फिलहाल इस सेक्टर में नज़र नहीं आती जहाँ पर मैं कवायद करूँ निवेश करने के लिए। जी हाँ, इस बीच आप देखिए एक बार 4% ऊपर एमटेक ऑटो लगभग 34 के स्तर पे छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में आप देखें कारोबार कर रहा है। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज 1670 पर पेपर स्टॉक्स में आप देखें वैसे ही पिछले एक महीने में तेजी काफ़ी अच्छी खासी रही है। 1665 पे कारोबार कर रहा है। जेके पेपर्स के नतीजे शानदार है। एक बार जेके पेपर्स को देखते हैं एग्जैक्टली नंबर्स के बाद वो स्टॉक कैसा कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद अगर आप देखें तो अब थोड़ा सा शेयर होता हुआ और अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जो कि वॉल्यूम्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तेजी भी जहाँ पर है। एक आप देखिए डेल्टा कॉर्प 3 रुपए ऊपर 3% की तेजी के साथ, ये भी अगर आप देखें ठीक ठाक मूव लेके कारोबार कर रहा है। इमामी को देखिए पोस्ट नंबर्स कितना अच्छा मूव है, 31 रुपए ऊपर 3% की तेजी। शुक्रवार को भी तेज रहा था, आज भी 1077 पर, हालांकि शुक्रवार के हाई को नहीं काट पाया है अब तक ये स्टॉक का। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट सोर्स लगभग 4% ऊपर 4185 पर। ब्रजेश, फर्स्ट सोर्स को देखिएगा टेक्निकली बड़ा साउंड स्टॉक लग रहा है इस वक्त, क्या करेंगे? इस दौर के हाई पर है ऑलमोस्ट। देखिए अगर हम फर्स्ट सोर्स की बात करें तो नो डाउट फ्रॉम 45-46 ऑड लेवल इट गॉट करेक्टेड टू 28 एंड अगेन द रैली हैज बीन पिक्ड अप। जब तक 36 के ऊपर ट्रेड करेगा तो प्रोबेबिलिटी एक बार दोबारा रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा 45-46 के आसपास में, जहां पर उसको सप्लाई देखने को मिलेगी। अगर वो लेवल क्रॉस होकर सस्टेन किया देन द नेक्स्ट लेवल टू व्हाट वुड बी 40। तो सलाह तो यही है कि थोड़ा सा अगर कोई डिप आता है 40 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो डेफिनेटली 36 का स्टॉप लॉस लेके बाई करेंगे फॉर द फर्स्ट लेवल 46 फॉलोड बाय 50 ऑड लेवल, बट टाइम फ्रेम वुड बी लिटिल बिट बिगर। आई डोंट थिंक सो कि एक संग में ये पिकअप करेगा। इट वुड बी for the level of 46 only, it would be taking at least 10-15 day trading session, not before that. इस बीच आप देखिए इमामी इस काउंटर को ये करीब 3% ऊपर है। साथ ही सुजलॉन, अरविंद लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन, श्री सीमेंट्स और डिश टीवी, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा मूव है। रिलायंस कैपिटल करीब 1.5% ऊपर है। जीएमआर और पिरामल एंटरप्राइज, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जो कि करीब 1.5-2% का मूव इस समय दिखा रहे हैं। अरविंद लिमिटेड और इमामी, ये दोनों, गौरांग आपकी क्या सलाह है इस पर? दोनों पर ही कवरेज है मिहिर। इमामी पर हालांकि नतीजों के बाद, और हम अभी वीरेंद्र से भी बात कर रहे थे बाजार खुलने से पहले एफएमसीजी क्षेत्र पर, और हमने एज अ डिस्क्लोजर ये कहा था कि इमामी, डाबर, मैरिको, एचयूएल, आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सभी पर हमारी खरीदारी की राय बरकरार है।
लेकिन इमामी पर इस स्तर पर हम कवायद इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो लक्ष्य है उसके बहुत ही करीब या फिर वो मुकम्मल हो चुके हैं, तो गिरावट पर आप निवेश करें। और सॉरी, दूसरा कौन सा स्टॉक था मिहिर? अरविंद। वेल वहाँ पर भी खरीदारी की राय बरकरार है, और जिस तरीके से एक डोमिनेंस हमने डेनिम को लेकर के देखा है अरविंद में, आने वाले समय में डेफिनेटली एक परिस्थिति नकारात्मक डंपिंग से होती है बांग्लादेश और चाइना से, जहाँ तक आप टेक्सटाइल्स या फैब्रिक्स का सवाल है। लक्ष्य 325 या 330 का निर्धारित किया अगर मेरी याददाश्त सही है तो अरविंद पर, लंबी अवधि के नजरिए से। चलिए थोड़ा सा सेकेंडरी मार्केट से हटके एक बार आईपीओ मार्केट में चलते हैं। एक बार फिर से आज की कुछ लिस्टिंग्स और कुछ कंपनियों ने अपने रिस्पांस को देखते हुए इन्वेस्टर्स की तरफ से या फिर क्यूआईबीज की तरफ से जो रिस्पांस आया है उसको देखते हुए अपने, अगर आप देखें जो आईपीओ है क्लोज होने के बावजूद अगर आप देखें तो प्राइसिंग रिड्यूस करी, क्यों टाइमलाइन बढ़ा दी, इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। सुमित, एग्जैक्टली अगर आप देखें आईपीओ मार्केट में आज कैसी डिफरेंट अगर आप देखें अपडेट्स हैं, आई मीन ऐसा कम ही होता है अमूमन के क्लोजर के वक्त ये डिसीजन लिया जाए कंपनी की तरफ से कि नहीं भाई हम अपना जो प्राइस है वो बैंड जो नीचे लेके आ रहे हैं, एग्जैक्टली क्या वजह है इसकी? शुक्रिया वीरेंद्र। आज एक तरफ तो एक आईपीओ की लिस्टिंग है और दूसरी तरफ एक आईपीओ जिसका टाइमलाइन जो है वो बढ़ाई गई है। वेडनेसडे तक के लिए पराग मिल्क का जो आईपीओ है उसे बढ़ाया गया है। इंपॉर्टेंट है वीरेंद्र, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पराग मिल्क के साथ ये है कि पराग मिल्क पहली कंपनी है 2016 में जिसने अपना प्राइस बैंड रिड्यूस किया है, और ये रिड्यूस करने के बाद आज से ठीक पहले यानी 2015 में इससे पहले रिडक्शन हुआ था, और वो भी सेम सेक्टर की कंपनी थी जिसने अपना प्राइस बैंड फर्दर डाउनवर्ड साइड पे रिवाइज किया था। प्रभात डेयरी उसका नाम था, इसने अपना प्राइस बैंड को डाउनवर्ड साइड पे रिवाइज किया था। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इन दोनों ही आईपीओ से रिलेटेड है। लेकिन हाँ, 1.33 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया, उसके बावजूद भी प्राइस बैंड को रिड्यूस किया गया और इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाया गया, क्योंकि क्यूआईबी का जो पोर्शन है वो इतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ। वहाँ पर टेक्निकल रीजन से कुछ क्यूआईबी की जो सब्सक्रिप्शन है वो पूरे नहीं हुए थे और उसको इंक्लूड नहीं कर पाए थे, ऐसे एक सूत्रों के हवाले से खबर ज़रूर आ रही है। लेकिन अब तक जो क्यूआईबी का हिस्सा है वो महज 55% के आसपास ही सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। एचएनआईज पोर्शन हालांकि 2.65 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा, और रिटेल भी करीब 2.25 गुना सब्सक्राइब हो पाया, लेकिन क्यूआईबी का पोर्शन सब्सक्राइब नहीं हो पाया। शायद इसीलिए इसकी जो टाइमलाइन है उसे फर्दर बढ़ा दिया गया और इसके जो प्राइस बैंड उसको फर्दर रिड्यूस कर दिया गया है। इसके अलावा क्योंकि कंपनी ने प्राइस बैंड रिड्यूस किया है, लेकिन तो जुटाई हुई रकम जो है उसको भी फर्दर डाउनवर्ड साइड पे यानी कि 742 करोड़ से 767 करोड़ रुपए अब कंपनी जुटाएगी, क्योंकि जो नया प्राइस बैंड है वो 220 करोड़ रुपए से घटाकर 220 रुपए से घटाकर 215 रुपए के आसपास कर दिया गया है। यानी कि पहले जो लोअर प्राइस बैंड था वो 220 से 227 था, अब जो लोअर प्राइस बैंड है वो 215 है, अपर प्राइस बैंड 227 रुपए है। तो यहाँ पर लोअर प्राइस बैंड को रिवाइज किया गया। ये तो है एक आईपीओ जिसके साथ अपडेट है। दूसरा थायरोकेयर जिसकी लिस्टिंग होने वाली है। ये आईपीओ पैथोलॉजी कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है। करीब 483 शेयरों के अंदर कंपनी का कामकाज है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका सब्सक्रिप्शन कई सालों में इतना बड़ा फिगर देखने को मिला था, यानी करीब 73.55 गुना ये सब्सक्रिप्शन फिगर आया था, और इसका इशू प्राइस 446 रुपए तय किया गया था। एक लंबी अवधि के बाद यानी 10 से ज्यादा सालों बाद इतना बड़ा सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिला। तो जिस तरह सब्सक्रिप्शन फिगर था, आज देखना ये होगा कि डेब्यू के दिन भी कंपनी इसी तरह का एक आंकड़ा लाते हुए दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल। चलिए इस बीच एक बात देख लेते हैं, निफ्टी 7800 के ऊपर निकला है, 7810 का लेवल है, यानी पूरी 1% की तेजी निफ्टी पर इस समय देखने को मिल रही है। 77 अंकों की तेजी, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, आज की बैंकिंग स्टॉक्स जो है इन पर आपको नजर रखनी चाहिए, वो ही हुआ है। काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से देखने को मिला है वीरेंद्र। बिल्कुल। और आई थिंक सुबह भी डिस्कशन नहीं किया था, 7810 और दूसरा दो क्राइटेरिया थे, अच्छी तेजी और रौनक लौटने के। 7810 का स्पॉट में निफ्टी का पार होना, और दूसरा जैसे कि मिहिर ने जिक्र किया 16520 इसका पार होना। ये दो चीज़ें बाजार के हक में शुरुआती कम से कम आधे घंटे में आ रही है। और एक चीज़ जो कि बड़ी क्रिटिकल थी वो थी 7800 की कॉल का जो आउटस्टैंडिंग हुआ था वो करीब 41 लाख, सबसे क्रिटिकल जंक्चर, सबसे क्रिटिकल लेवल वो पार मार्केट ने किया है। ब्रिजेश, इसका टेक्निकल इनफैक्ट बेनिफिट क्या बाजार को मिलेगा? 7810 के ऊपर निफ्टी स्पॉट का सेटल होना, कुछ देर और अगर रह जाए यहाँ पर निफ्टी बैंक का 16520 के ऊपर, ये 15-20 मिनट अगर होल्ड करते हैं तो नेक्स्ट ट्रेड आपका क्या होगा? पॉसिबली निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, या फिर इन दोनों इंडेक्स को छोड़ के किसी स्टॉक फ्यूचर पर? देखिए, अगर हम निफ्टी की अगर हम बात करें
तो जैसे कि पहले भी मैंने कहा है कि 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज वो लगभग समझ 7,843 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। जब तक उसके नीचे ट्रेड करेगा तब तक तो सलाह तो यही रहेगी कि इट वुड बी फीलिंग प्रेशर, नो डाउट कि नीचे के जो लेवल हैं 7,670 के आसपास से जो बाउंस देखने को मिला है, दैट वाज समवेयर अराउंड 50-डे EMA वैल्यूएशन है। तो एक बार 7,843 को क्रॉस करने दीजिए, बिकॉज वो अगर सस्टेन किया देन आई वुड बी लुकिंग कि निफ्टी उस बार अगर क्रॉस करके सस्टेन किया देन वी आर हेडिंग फॉर 8,000 ऑड लेवल फर्स्ट। रही बात बैंक निफ्टी की, अगर मैं बात करता हूं तो इमीडिएट बेसिस पे 16,640 के आसपास का एक थोड़ा सा एक माइल्ड रेजिस्टेंस है। एक बार हम उसको क्रॉस करेंगे देन वी आर हेडिंग फॉर 16,900 ऑड लेवल। तो ये दो क्रिटिकल लेवल है, 7,843 ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी की 16,643। तो ये दो लेवल एक बार क्रॉस करेंगे तो आई एम लुकिंग निफ्टी टू क्रॉस टू टच 8,000 ऑड लेवल। ऑल राइट, चलिए गौरांग, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ वैभव सांघवी जुड़े हैं और साथ ही TS हरिहर हमारे साथ मौजूद हैं। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। वैभव, व्हाट्स योर टेक ऑन मार्केट्स नाउ? बिकॉज एक ऐसा लग रहा था कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है मार्केट और इन लेवल्स के आसपास थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर और एक्सटेंड हो सकता है। वी डिडंट हैव सो फार वी डिडंट हैव एनी ग्रेट ग्लोबल क्यूज, लेकिन नाउ 8,000 इज विद इन साइट। आपका व्यू क्या है इस समय मार्केट पे? सो आप लास्ट पूरे 20 to 25 डेज देखें तो इट हैज़ बीन होवरिंग विद इन द रेंज ऑफ 7,700 to 8,000 के लेवल्स के बीच में, और वी आर वेटिंग फॉर डिसाइसिव सिग्नल्स फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट्स। यहाँ के नतीजे इन टर्म्स ऑफ द अर्निंग्स हैव बीन क्वाइट सेटिस्फैक्टरी ऑन एन ओवरऑल बेसिस टिल नाउ। However, ये भी देखना चाहिए कि सेकेंड पार्ट ऑफ द अर्निंग सीजन्स इज जनरली वीक, सो ये एक ध्यान में रखना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड पॉइंट है वो। सेकेंड कि हमने देखा कि इन टर्म्स ऑफ फेड क्या उनका डायरेक्शन है इन टर्म्स ऑफ द जॉब्स डेटा जो फ्राइडे को आए हैं, उसके कारण अभी ये एक्सपेक्टेशंस है काफ़ी ऑन अ ग्लोबल मार्केट बेसिस कि आप रेट हाइक एटलीस्ट फॉर अ शॉर्टर टर्म पीरियड आप थोड़ा भूल जाइए उनको, और उसी के कारण हम देखे हैं कि फ्रॉम द मॉर्निंग यूरो और जापानीज येन थोड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं विजा विज US डॉलर्स, और ये जब भी होता है जनरली वी सी सम अमाउंट ऑफ बाउंस बैक इन द ग्लोबल मार्केट्स। सो फिलहाल हम 7,700 से 8,000 के रेंज में हैं। वो रेंज एक बार ब्रेक करते हैं और वो ब्रेक होएगा ओनली इफ वी सी सम डिसाइसिव फ्लो कमिंग इनटू द मार्केट। So wait till the decisive flow appears into the market. ये डिसाइसिव ब्रेकआउट और डिसाइसिव रेंज से बाहर निकलना ये वैभव जी किस सर्कमस्टेंसेस में होगा? आप देखिए 6800 से 7800 या फिर ऑलमोस्ट 7900 बैंकिंग और मेटल्स की लीडरशिप में। बैंकिंग ने जैसे ही पॉज लिया बिकॉज ऑफ एक्सिस बैंक, बिकॉज ऑफ आई थिंक ICICI बैंक, बाजार भी रुक गया, डाउन साइड खुलने लगा, अप साइड रेस्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन समहाउ आप देखिए आज पे निफ्टी बैंक की लीडरशिप में ये बाजार चल रहा है। आपकी राय क्या है? आई मीन अगला मूव किसकी लीडरशिप में आ सकता है? See, अगला मूव आई वुड नॉट से इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, बिकॉज नतीजे कैसे कैसे किस कंपनी के आएंगे उस हिसाब से ये मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेता रहेगा। हावेवर अगर एज यू राइटली मेंशन बैंक्स के नतीजे एस्पेशली फ्रॉम दीज टू प्राइवेट बैंक्स और प्रॉबेबली गोइंग फॉरवर्ड 11 तारीख से जो PSU बैंक्स के नतीजे आएंगे वो इतने एनकरेजिंग नहीं होंगे। सो ये एक ध्यान रखना चाहिए, और हमें नहीं लगता है कि एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर तक ये प्रॉब्लम्स जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ NPAs। सो हमें लगता है कि यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इन द बैंकिंग स्पेस। ऑल्सो NBFCs एक स्पेस है जो अट्रैक्टिव ज़्यादा लग रही है कंपेयर टू बैंकिंग। इन टर्म्स ऑफ द अदर सेक्टर्स ऑन द इंडेक्स हम स्टिल मेटल्स और कमोडिटीज़ में हम थोड़े कॉशियस हैं। व्हाट वी आर बुलिश इज़ हमें लगता है कि ऑटोज़ कंटिन्यू करेंगे परफॉर्म करने के लिए। हमें ये भी लगता है कि ऑटोज़ में भी 2 व्हीलर्स एक स्पेस हैं जहां हमें लगता है कि काफ़ी इंटरेस्ट आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड इन द लाइट के मॉनसून्स ठीक रहने की अपेक्षा है या एक्सपेक्टेशंस है। So I think it is going to be a lot of bottom driven rather than one sector leading the whole show. बिल्कुल, चलिए हमारे साथ इस बीच TS हरिहर भी हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर हरी, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो राइट नाउ व्हाट आर यू डूइंग ऑन बैंक्स? जिस तरह का मूव आज भी हमने बैंकिंग स्पेस पर देखा है, बट जैसे वैभव कुछ देर पहले बता रहे थे जो PSU नंबर्स हैं दे विल स्टार्ट फ्लोइंग इन,
और फिर जो न्यूज़ फ्लो है वो भी थोड़ा मिक्स्ड है। जैसे आज भी SBI की जो खबर है आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर, इट्स नॉट अ ग्रेट न्यूज़ एज फार एज बैंक्स आर कंसर्न। आपका व्यू क्या है? नहीं, पहली बात तो ये है कि हम PSU बैंक्स पे अभी भी थोड़े नेगेटिव हैं और मानते हैं कि ये जो AQR का आउटकम होगा इट विल बी ब्रॉडली नेगेटिव फॉर PSU बैंक्स। और मिसाल के तौर पे आप 2-3 बैंक्स देखिए जहाँ पे रिजल्ट्स आ चुके हैं। पहले बात, आंध्रा बैंक का रिजल्ट्स काफ़ी नेगेटिव रहा है। SBI के जो सब्सिडरीज है, आई थिंक ये 5 सब्सिडरीज के रिजल्ट्स लगभग 80 to 85% लोअर आए हैं एज फार एज प्रॉफिट्स आर कंसर्न। तो इसका संकेत तो ये है कि PSU बैंक्स ब्रॉडली नेगेटिव होंगे और हम ये सेक्टर पे फिलहाल तो वी आर नेगेटिव ऑन दैट। जहां तक प्राइवेट बैंक्स का सवाल है, मैं मानता हूं कि जो टॉप 3 बैंक्स है वहां पे मोमेंटम शायद आना थोड़ा मुश्किल होगा बिकॉज ऑफ द साइज एंड बिकॉज ऑफ NPA रिलेटेड इश्यूज, एटलीस्ट इन द 2 आउट ऑफ द 3 बैंक्स। द फोकस मेरे ख्याल से ज्यादा छोटे बैंक्स पे होने चाहिए। आई वोंट कॉल देम स्मॉलर बैंक्स बिकॉज दे आर नॉट वेरी स्मॉल, बट जो सब्सिक्वेंटली फ्लोट हुए जैसे इंडसइंड बैंक है, कोटक बैंक है, टू एन एक्सटेंट येस बैंक, मेरे ख्याल से ज्यादा जो यहाँ से ट्रैक्शन और विजिबिलिटी रहेगा वो इन बैंक्स पे रहेगा। तो हमारा फोकस ज्यादातर इन बैंक्स पे है। वैभव जी, कल इनफैक्ट आंकड़े आए टाटा मोटर्स के ग्लोबल सेल्स फिगर, JLR की काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस रही यूके मार्केट में। मैं डोमेस्टिक कारोबार की बात भी करूं तो सभी कंपनियों का जो 1 तारीख को आंकड़ा है वो ठीक ठाक थे। आई मीन आपका इस वक्त रुझान किस पर है? आई मीन वो कंपनियां जो कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पे काफ़ी अच्छी तरीके से कैपिटलाइज करें, जैसे टाटा मोटर्स, डोमेस्टिक थीम पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर आप एग्री इक्विपमेंट्स बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड मानसून, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे आप? ऑटो बास्केट को भी अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करके देखूं तो सही है। तो हमारा फोकस काफ़ी कुछ ऑन द डोमेस्टिक साइड है, वेर एज बिकॉज प्राइमरी रीज़न ये है कि हमें ग्लोबल इकोनॉमीज ठीक नहीं कर रही है। हमें नहीं दिख रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमीज में ग्रोथ हो रहे हैं। इनफैक्ट हर एक कंट्रीज अपने ग्रोथ फोकास्ट लोअर कर रहे हैं और आर नाउ फाइटिंग विद इन्फ्लेशन फॉर नाउ 8 years। सो जब तक एक स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट्स नहीं आता है फ्रॉम द ग्लोबल साइड, वी विल नॉट बी कीन ऑन द ग्लोबल रिलेटेड कंपनीज। हमारा फोकस डोमेस्टिक ओरिएंटेड रहेगा और डोमेस्टिक ओरिएंटेड में भी लॉट ऑफ विच इज कंज्यूमर ड्रिवन। सो कंज्यूमर ड्रिवन में कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी देखें आप, 2 व्हीलर्स में या पेंट्स में या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी देखें या फार्म इक्विपमेंट में इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड मॉनसून्स और फार्म इक्विपमेंट कंटिन्यू करें तो एग्रोकेमिकल्स भी एक समथिंग है विच कैन बी लुक्ड एट इनटू, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल प्राइवेट बैंक्स एंड द सिलेक्ट NBFCs जहां हम बुलिश हैं। तो ये सभी सेक्टर में विच आर अगेन टू रीआइटरेट डोमेस्टिक फोकस्ड है जहां हम काफ़ी बुलिश है। जी चलिए, इस बीच ये भी देख लेते हैं आज जिस तरह के संकेत IPO के लिए हैं और थायरोकेयर आज इसकी लिस्टिंग भी होने वाली है। देखते हैं किस तरह की लिस्टिंग होती है, लेकिन काफ़ी ब्लॉकबस्टर रिस्पॉन्स इसे मिला था। वैभव, व्हाट्स योर टेक ऑन द प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट्स में भी काफ़ी नए बिजनेस, अच्छे बिजनेस मॉडल, यूनिक बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं जो काफ़ी कमांड कर रहे हैं प्रीमियम। और हमने ये भी देखा है कि काफ़ी स्टॉक्स लिस्ट होने के बाद भी सस्टेन कर रहे हैं उनके लिस्टिंग को और फर्दर वहाँ से ऊपर चल रहे हैं, जो भी डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल है। हालांकि मैं कंपनीज के नेम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन देर आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ ऑन प्राइमरी मार्केट। एट द सेम टाइम ऐसे कपल ऑफ कंपनीज भी आए हैं जो हैज़ नॉट परफॉर्म्ड एज पर द एक्सपेक्टेशंस। सो इन्वेस्टर्स को मैं ये सलाह दूंगा कि गोइंग फॉरवर्ड यूनिक बिजनेस मॉडल देखें जहां ग्रोथ कैपेसिटी हो और काफ़ी नीश अपॉर्चुनिटी हो, गोइंग फॉरवर्ड स्केलेबल अपॉर्चुनिटी हो। ये बिजनेस मॉडल काफ़ी परफॉर्म करेंगे गोइंग फॉरवर्ड और अच्छा पैसा बनाने की गुंजाइश है इन यूनिक IPOs में। हरी, आज अक्षय तृतीया है। आई थिंक गोल्ड आज शायद एक थीम हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली क्या बेनिफिट ये गोल्ड कंपनीज को या फिर जेंट्स ज्वेलरी स्पेस को आप मिलता हुआ देखते हैं? आई मीन नॉट एग्जैक्टली आज के इस एस्पेक्ट से, मैं इनफैक्ट बड़ा आपका आउटलुक है इन स्टॉक्स पे, PC ज्वेलर्स हो गया, TBZ हो गया, राजेश एक्सपोर्ट्स हो गया, टाइटन, इन पे आपका आउटलुक जानना चाहता हूँ। या फिर आप मानते हैं कि डायरेक्टली गोल्ड को होल्ड करना या फिर गोल्ड ETFs को होल्ड करना ज़्यादा बेनिफिशियल है इस वक्त? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आई थिंक यदि आप वैभव जी, ये प्रश्न हरी के लिए था, प्लीज। ओके,
ऐसी वीरेन, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि जहां तक गोल्ड का सवाल है, आई थिंक यदि आप गोल्ड पे बेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट मेक्स अ लॉट मोर सेंस बाइंग अ गोल्ड ETF। यदि आप इंटरनेशनली देखोगे तो जो गोल्ड का प्राइस है वो लगभग 1052 पर आउंस से 1300 पर आउंस गया। तो पिछले 4 महीनों में गोल्ड ने लगभग 23% रिटर्न दिया एंड इट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लासेस। और मैं मानता हूं कि ग्लोबली क्या हो रहा है कि ग्रेजुअली पीपल आर लुकिंग एट गोल्ड एज अ करेंसी, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है जैसे स्टैनली ड्रकन मिलर है, काफी ऐसे इन्वेस्टर्स है जो गोल्ड को एक सेफ करेंसी की तरह देख रहे हैं और काफी हद तक एलोकेशन अपना गोल्ड पे डाल रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि यहाँ से शायद गोल्ड पे और थोड़ा तेजी हो सकता है, और इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट ज्वेलर्स मैं मानता हूं आप एक ETF गोल्ड के ETF खरीद के रखोगे तो डेफिनेटली आपको एक साल में 15 to 16% रिटर्न मिल सकता है। जी, इस बीच मार्केट में मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर जाने की कोशिश में। जो गेनर्स हैं उसमें NTPC है, जी एंटरटेनमेंट है, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, ITC, बॉश, ये काउंटर्स हैं जिन पर काफ़ी अच्छा मूव है। हिंडाल्को, टाटा पावर और कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिन पर अच्छा मूव देखने को मिला है। मीडिया स्टॉक्स और जी एंटरटेनमेंट पर आपकी क्या सलाह है वैभव? हालांकि ये हमारे समूह की कंपनी है, सो नॉट स्टॉक स्पेसिफिक, बट ओवरऑल आर यू बुलिश ऑन मीडिया स्पेस? Yeah, absolutely. I mean, media is a very good sunrise industry. Or looking at the consumption patterns of India, India is very underpenetrated in terms of media and entertainment. So I think there is a long way to go forward. Secondly, as and when जैसे disposable incomes increase होंगी in hands of a consumer, we will see media garnering huge amount of eyeball space. So we are structurally very positive on a long term basis. हालांकि मीडिया में भी काफ़ी niche opportunities है in terms of you go into the mainstream media, you go into multiplexes या content providers. So there are a lot of different spaces in media जो एक carefully assess करना पड़ेगा before investing. फैब जी, एक चीज़ बताइए, इस अर्निंग सीजन में आपको सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट कहाँ हुआ? मान लीजिए कि शायद जहाँ पे आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, मैं उसको अपनी थीम बनाने की सोच रहा हूँ या फिर उसको इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने की सोच रहा हूँ। और मैं एक इंस्टेंस देता हूँ, आई मीन इन्फोसिस को देखिए या फिर पूरा IT स्पेस देखिए। क्या इस बार का जो टॉप लाइन था इन कंपनियों का और द क्वालिटी ऑफ टॉप लाइन, उसने आपको मायूस किया है क्या सर? क्या आप IT को इन लेवल्स पे लेना चाहेंगे या फिर अवॉइड करना चाहेंगे, या फिर कुछ देर बाद रुक कर 1 क्वार्टर्स और देखने के बाद, 2 क्वार्टर और देखने के बाद कोई निर्णय लेंगे इन्वेस्टमेंट का? वैभव जी? So in case of basic, is it to me? Yeah. Please go ahead. Okay. So in case of IT, हमें लगता है कि काफ़ी जो भी differentiated business model है, it is a very commoditized business. So अगर आपने देखा कि PE multiple से वो काफ़ी correct हुए हैं in terms of the whole IT sector. और हमें लगता है जो भी डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल देगा इन द लैंडस्केप जहाँ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस लीप्स एंड बाउंड्स में हो रहे हैं बाय द डे, सो जो कंपनीज अडेप्ट कर सकेगी इन द न्यू एनवायरनमेंट प्लस डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग्स देगी, वो थोड़ा कमांड करेगी इन टर्म्स ऑफ द प्रीमियम। और ये उनके लिए मुमकिन होगा जो काफ़ी लार्ज कंपनीज है जो रिसोर्स दे सकती हैं ये सेगमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए। So it will be a lot bottom up driven stock selection in the IT space. हमें ये नहीं कहूँगा कि पूरे IT is very bullish and you invest into IT lock stock and barrel, नहीं, that is not the case. I think bottom up driven रहिए। और one more support which is likely to be there on a constant basis is the currency. Currency on a gradual level we expect 2 to 4% depreciation on a yearly basis. So अगर वो होता है तो naturally there is some amount of tailwind in the tech sector if somebody is able to stabilize the revenue growth. 662 रुपए पर एक ब्लॉक डील हुई है थायरोकेयर पर, और 446 रुपए जो कि इनका इशू प्राइस था उसके अगेंस्ट ये 662 रुपए पर जाके रुका है। जो प्री ओपनिंग है उसमें ये 662 पर जाके रुका है, यानी क्लियर ऑलमोस्ट 50% के आसपास का लिस्टिंग गेन यहाँ पर माना जा सकता है। 1,24,380 शेयर्स की एक ब्लॉक डील यहाँ पर हुई है और 446 का इशू प्राइस था। और इनफैक्ट
Hari, I don't know if you have tracked this, but this looks like a stellar listing. जिस तरह का इस समय फ्रीज हुआ है 662 पर जाके ये फ्रीज हुआ है. So we are almost looking at around at least 40% plus listing gains जब ये ओपन होगा ट्रेड के लिए. उस समय क्या करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल मिहिर, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट थायरोकेयर, पर काफ़ी जो पिछले लिस्टिंग्स हुए हैं, जैसे इंटरग्लोब का लिस्टिंग हुआ था, आई थिंक एल्केम का लिस्टिंग हुआ था, डॉक्टर लाल पैथलैब्स का लिस्टिंग हुआ था, फिर नारायण हृदयालय का लिस्टिंग हुआ था. ये सारे लिस्टिंग्स काफ़ी स्टेलर रहे हैं. मेरा सिर्फ एक कंसर्न है कि नॉर्मली जब एक IPO 40-50% रिटर्न्स पे लिस्ट होता है तो उसका अपसाइड वहाँ से काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, बिकॉज इट इज़, आई थिंक आफ्टर 50% लिस्टिंग गेन ऑन फर्स्ट डे इट वुड बी स्लाइटली इम्प्रैक्टिकल टू एक्सपेक्ट दैट यहाँ से और फर्दर अपसाइड्स देगा. तो इसमें एक ही चिंता की बात यह है कि शायद यहाँ से एक वायलेंट करेक्शन हो सकता है जहाँ पे काफ़ी हद तक IPO इन्वेस्टर्स फंस सकते हैं. तो दैट इज अ एरिया ऑफ कंसर्न फॉर मी, एंड आई वुड बी मोर कंफर्टेबल इन IPO लिस्टेड अबाउट 10-12% प्रीमियम देन ग्रेजुअली मूव्स. बट ये जो 50-60% के प्रीमियम है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक चिंताजनक बात है. इन सब कंपनियों की क्या अर्निंग्स प्रेडिक्ट करके चल रहा है मार्केट में, बाजार? इन सब कंपनियों की क्या अर्निंग्स, यानी आदमी के स्वास्थ्य पे कितना खर्चा होने वाला है आप मत पूछ लीजिए. इक्विटास आपकी स्क्रीन पर हालांकि इस बीच करीब 142.55 पर 3 रुपये नीचे कारोबार कर रहा है काउंटर, लेकिन इस बीच निफ्टी को देखिए आप 88 अंक ऊपर, अब 7821 पे. सबसे अच्छी बात ये हुई है कि ये एटलीस्ट 7810 के ऊपर समय गुजार रहा है. इस बीच वैभव जी, मैं एक प्रश्न आपसे ये पूछूंगा. आपने Q4 अर्निंग सीजन को देखा और आप ये भी कह चुके हैं कि जो इस अर्निंग सीजन का आखिरी पार्ट है वो अमूमन अच्छा नहीं होता है, लेकिन आप थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन और थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ी सी अगर आप देखें जो आउटलुक, इन पे बात करते हैं. Q1 और Q2 ये अच्छा रहे, इस प्रोस्पेक्टिव से कुछ स्टॉक्स जो कि आपको Q4 अर्निंग्स और Q3 अर्निंग्स के बीच में एक्यूमुलेट करने चाहिए, या फिर कुछ सेक्टर्स जो कि एक्यूमुलेट करने चाहिए, वो कौन से होंगे? See, the two things. One कि Q1 और Q2 इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम एक्सपेक्ट करें कि कौन सा क्वार्टर में अर्निंग्स अच्छे आएंगे, बट हमें ये लगता है कि बाय दिस ईयर एंड विच इज़ FY17 करीबन 10-15% ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हालांकि स्ट्रीट एट प्रेजेंट 15-20% के बीच में है. अगर 15-20% के बीच में होंगे तो वी वुड बी वेरी वेरी हैप्पी, और हमें लगता है कि सेंसेक्स वुड आइडियली फॉलो द अर्निंग्स ग्रोथ ऑन अ पाथ, ऑन अर्निंग्स ग्रोथ पाथ. सेकेंडली, इन टर्म्स ऑफ द सेक्टर्स, मैं कंटिन्यूड मोमेंटम देखूंगा कंज्यूमर ड्रिवन सेक्टर्स में, बिकॉज हमें लगता है कि कॉर्पोरेट केपेक्स फिलहाल अभी तक रिवाइव नहीं हुआ है ज़्यादा, और जब तक उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऊपर नहीं जाएगी, और अगर आपने RBI रिपोर्ट देखे होंगे तो करीबन इंडस्ट्री करंटली 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है. और अगर देखें FY 2011 की बात करें तो एक बार इंडस्ट्री 83-84% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा था. तो बिफोर corporate capex revives, हमें लगता है कि the whole earning story would be pumped up by the consumer driven sectors. तो कंज्यूमर ड्रिवन सेक्टर्स में एक फोकस रखे, वहाँ हमें लगता है कि एक अर्निंग सरप्राइज आ सकती है ऑन दी हायर साइड. जी बिल्कुल. चलिए इस बीच देखते हैं लिस्टिंग कैसी होती है. वैभव, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 1% से ज़्यादा की तेज़ी इस समय देखने को मिल रही है. अरे ये जो मोमेंटम स्पेस है, इसमें एक तो रियल एस्टेट स्टॉक्स हमने देखा पिछले 2 हफ्ते में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला था रियल एस्टेट स्टॉक्स में, स्पेशली बॉम्बे सेंट्रिक स्टॉक्स में. एंड सेकेंडली मेटल्स, स्पेशली स्टील स्टॉक्स. इन दोनों पर आप क्या करेंगे इस समय? मेरा जहाँ तक मानना है, जो रियल एस्टेट स्टॉक्स पे इंटरेस्ट आया है दैट इज लार्जली बिकॉज ऑफ PE इन्वेस्टमेंट्स. और हम मानते हैं कि लगभग जो PE इन्वेस्टमेंट्स पिछले क्वार्टर में आए थे 4000 करोड़ के, उसमें से लगभग 45-50% बॉम्बे में आए हुए हैं. तो आई थिंक इसके बदौलत वी हैव सीन अ गुड बिट ऑफ इंटरेस्ट इन PSU स्टॉक्स विच आर बॉम्बे सेंट्रिक, एज यू राइटली सेड. जहाँ तक मेटल्स का सवाल है, आई थिंक मेरा एक छोटा कंसर्न ये है कि चाइना में वंस अगेन भी फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक पाइलिंग ऑफ मेटल्स. और क्योंकि मेटल प्राइसेस पिछले 2 महीने में काफी हद तक बढ़ चुके हैं, आई थिंक वी कुड सी अ लॉट मोर सप्लाई कमिंग फ्रॉम चाइना. तो मेरे ख्याल से मेटल्स फ्रॉम हियर ज्यादा अपसाइड्स की मैं उम्मीद नहीं करता हूं. शायद से यहाँ 5-10% बेस्ट केस अपसाइड्स हो सकता है, पर रिस्क के लेवल पे काफी मुझे ज्यादा लग रहा है मेटल्स. लेकिन हरी, इनफैक्ट कमोडिटीज की आपने बात करी, लेकिन मैं क्रूड की भी बात करना चाहूंगा. आई थिंक क्रूड के जो भी सर्कमस्टेंसेज हों, जिस ट्रेजेक्टरी को भी ये होल्ड कर रहा हो, लेकिन एग्जैक्टली आप देखिए ONGC पर एक आउटलुक में आपको बताना चाहता हूँ. ये स्टॉक
जुलाई 2014 में 460 रुपए का था, उसके बाद फरवरी इस साल में इसने करीब करीब 180 का लो लगाया। जिन लेवल्स पे भी क्रूड ट्रेड कर रहा है, लेकिन बाजार इसमें सिवियर डाउनसाइड यहाँ से नहीं देख रहा है। एटलीस्ट बीते 3 महीने का प्राइस बिहेवियर तो यही कह रहा है कि बाजार इसमें नया डाउनसाइड नहीं खोज रहा है। अब जिस चीज़ में डाउनसाइड नहीं होती तो उस चीज़ में अपसाइड की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है। आपको क्या लगता है 210 के स्तर पे ये एक इन्वेस्टमेंट कॉल है क्या ओएनजीसी? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो एक्सट्रैक्शन कंपनीज है जैसे ऑयल इंडिया है, ओएनजीसी है, आई थिंक करंट लेवल्स पे दे आर डेफिनेटली अ गुड बाय। मेरे ख्याल से ओएनजीसी पे शायद एक जो ओवरहैंग है वो ये है कि अगले कुछ सालों में उनका काफ़ी हद तक बड़ा मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्रपोज्ड है, जिससे उनके रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओए पे थोड़ा फर्क पड़ सकता है। तो इसके कारण शायद थोड़ा सा ओवरहैंग है, पर जिस तरह ओएनजीसी करेक्ट हुआ, आई थिंक लगभग पीक से क्लोज टू अबाउट 55-60% करेक्ट हो चुका है और इसकी डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिटेबल भी है। तो मैं मानता हूं कि डेफिनेटली ये लेवल पे ओएनजीसी पे एक इन्वेस्टमेंट कॉल बनता है। वुड इट बी शॉर्ट टर्म? मैं मानता हूं कि शॉर्ट टर्म में कहना मुश्किल है, शायद विजिबिलिटी नहीं हो, पर यदि आप 1 से 2 साल तक होल्ड करना चाहेंगे तो डेफिनेटली ये लेवल पे ओएनजीसी इज अ गुड बाय फॉर मी। कुछ अच्छे स्टॉक्स, अच्छे वॉल्यूम्स, एमपी डिस्टिलरी को देखिए, इसमें अच्छा वॉल्यूम, करीब 5.5 लाख शेयरों का कारोबार अब तक हुआ है, 71.15 पे कारोबार कर रहा है। और स्टॉक्स जो कि अपने वॉल्यूम से अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, उत्तम शुगर को देखिए, ये करीब करीब 2 लाख शेयरों के कारोबार के बीच में अच्छा मूव देता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में कारोबार कर रहा है। और एक आप ओरिएंट पेपर्स को देखिए, 4435 पर 9,72,000 शेयरों के कारोबार के बीच देखिए। हालांकि ये खुला बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन 48 का हाई लगाने के बाद एकदम से डिप आ गया इस काउंटर में। तो किसी ने अपना, अगर आप देखें तो आज हायर लेवल्स पे थोड़ा सा माल छोड़ा है। और अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जहां पर तेज़ी है, उसमें एमटेक ऑटो अपनी तरफ काफ़ी वॉल्यूम्स खींच रहा है, जयप्रकाश पावर वेंचर्स, ये कुछ और स्टॉक्स जहां पे तेज़ी है। जेके पेपर अगर आप देखें, जेके पेपर भी स्ट्रॉन्ग, लगभग 7 लाख शेयर कारोबार के बीच में 53। हरी, ये पिछले 1.5 महीने में बहुत सारी थीम रही हैं, पेपर स्टॉक्स, उसके बाद आप देखिए शुगर स्टॉक्स, पेपर स्टॉक्स, आई मीन नंबर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, Q4 नंबर्स। आपका इंटरेस्ट है पेपर स्टॉक्स में हरी? ये काफी वॉलेटाइल रहे हैं एंड दे आर वेरी मच आई थिंक ससेप्टेबल टू द प्राइसेस ऑफ पल्प एंड पेपर ग्लोबली। हमने पिछले कुछ हफ्तों में शायद एक स्ट्रेंथ देखा है पेपर प्राइसेस में, जिसके कारण आई थिंक पेपर स्टॉक्स आर डूइंग वेल। पर फ्रैंकली मुझे कोई लॉन्ग टर्म वैल्यू तो पेपर स्टॉक्स में नहीं दिख रहा है। आपने जो दूसरा सेक्टर का जिक्र किया, शुगर, मेरे ख्याल से शुगर इज अ प्लेस वेयर आई स्टिल सी वैल्यू, बिकॉज अगले 1-2 साल में मैं मानता हूँ कि शुगर का शॉर्टेज बना रहेगा और ये सप्लाई क्रंच के कारण प्राइसेस विल कंटिन्यू टू बी स्ट्रॉन्ग। और डिस्पाइट द फैक्ट दैट शुगर स्टॉक्स इन इंडिया हैव मूव्ड 2 or 3 टाइम्स, मैं मानता हूं कि यहां पे भी आपको शुगर शॉर्टेज के कारण डेफिनेटली शुगर प्राइसेस पे वैल्यू, शुगर स्टॉक्स पे वैल्यू मिल सकता है। इस बीच आप एक स्टॉक को देखिए, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, इसने क्या मूव दिया है, 238 रुपये 75 पैसे के स्तर पे ये 2016 के नए हाइज पर हैं। और मेरी आई मीन अर्निंग्स भी सपोर्ट कर रही है, और बाकी जो बाहर टेम्परेचर है, हर चीज़ इन स्टॉक्स को, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस, वाइट गुड सेगमेंट सपोर्ट करता हुआ इसमें। जी हाँ, बिल्कुल। ये इनफैक्ट और ये मूव शुरू हो भी गया था, जैसे ही पहला प्रेडिक्शन जब आया था कि इस बार जो गर्मी है वो एवरेज या औसत से ज़्यादा पड़ेगी, तब से हम देख रहे हैं कि ये मूव चल रहा है। आप इसी की बात कर लीजिए, या फिर सिम्फनी, वीडियोकॉन, इन सारे वोल्टास, इन सारे स्टॉक्स पर ये आउट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली देखने को मिला है। आपकी कोई पिक है क्या इसमें हरी? नहीं, मुझे ब्रॉडली 2 स्टॉक्स पसंद है। एक तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स, जो मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा प्ले है, और आई थिंक द बेटर देन दैट मेरा सबसे बड़ा पिक ये स्पेस में हेवल्स है। क्योंकि देखिए, हेवल्स इज नॉट जस्ट अ प्ले ऑन वाइट गुड्स और फैंस और व्हाटएवर। मेरे ख्याल से हेवल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्ले ऑन कंजर्विंग इलेक्ट्रिसिटी। उनका जिस तरह फोकस रहा है लेड लाइट्स पे, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइट्स पे, फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि शायद हेवल्स इज द बेस्ट पोजिशन अमंग ऑल दिस इलेक्ट्रिकल स्टॉक्स।